नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आइसोमेरिज्म के अंतर्गत स्टीरियोकेमिस्ट्री की। मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में कई वीडियो पहले भी बना चुका हूं। अलग अलग टॉपिक को अलग अलग वीडियो में रखने का प्रयास करता हूं। फिर से आज एक ये नया वीडियो है। इस नए वीडियो में हम नए टॉपिक की बात करेंगे। उस आज के टॉपिक का है इनैंशियोमर। आज इनैंशियोमर की बात करेंगे। इनैंशियोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक टाइप है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक प्रकार है। इसका मतलब इनैंशियोमर इज आल्सो ए टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस इनैंशियोमर के बारे में सबसे पहले बात की थी 1848 ईस्वी में लुईस पास्चर साहब ने। लुईस पास्चर साहब ने कहा कि सर इनैंशियोमर एक प्रकाशिक समवायता ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एक प्रकार है, और इन्होंने कुछ एग्जाम्पल के जरिए अपनी बात को समझाने का प्रयास किया। सर सबसे पहले इन्होंने कहा कि सर लैक्टिक एसिड ले लीजिए। लैक्टिक एसिड में चूंकि रोटेशन ये क्लॉकवाइज है, एस से OH की तरफ रोटेशन दिखाते हैं। ये रोटेशन चूंकि क्लॉकवाइज है, इस वजह से हम लोग इस क्लॉकवाइज के रोटेशन को या तो डी लैक्टिक एसिड बोलेंगे, या तो इस डी को हटा के आप लिखना चाहो तो प्लस लैक्टिक एसिड भी बोल सकते हो। चाहे डी लैक्टिक एसिड बोलो चाहे प्लस लैक्टिक एसिड बोलो। अब डी लैक्टिक एसिड या प्लस लैक्टिक एसिड में सर ये कार्बन जो है ये कायरल है। कायरल कार्बन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा कार्बन, पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग ग्रुप के द्वारा सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हो, उस कार्बन को कायरल कार्बन एटम बोलते हैं। तो ये कायरल कार्बन एटम वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम है लैक्टिक एसिड। चूंकि रोटेशन क्लॉकवाइज है, इसके लिए इसको प्लस लैक्टिक एसिड लिखा है। इसके सामने मैंने एक मिरर लिखा है। मिरर मतलब शीशा। शीशा मतलब वही ऐनक जो तुम लोग मुंह देखते हो। ये शीशा रखा है, तो जरा सोच के बताओ, अब इस शीशे के सामने इसका इमेज बनेगा कि नहीं? भाई हम खड़े हैं, हमारे सामने शीशा रख दोगे तो मेरा इमेज तो बनेगा ना, शीशे में दिखाई देगा। सर उसी तरह इसका भी इमेज बनेगा। जो इमेज बनेगा सर इसको हम लोग बोलेंगे मिरर इमेज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिरर इमेज। शीशा को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं, इमेज को बोले मिरर इमेज। ये OH है तो सामने OH दिखाई देगा। ये COOH ऊपर है तो यहाँ भी COOH ऊपर दिखाई देगा। ये CH3 नीचे है तो यहाँ भी CH3 नीचे दिखाई देगा। और ये हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन दिखाई देगा। इसका मतलब ये कंपाउंड सर ये क्लॉकवाइज के बजाय एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसको एल लैक्टिक एसिड बोलोगे। इस एल को अगर आप चाहो तो माइनस लैक्टिक एसिड के नाम से भी बोल सकते हैं आप। चाहे एल बोलिए चाहे माइनस बोलिए, क्योंकि जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसको एल लैक्टिक एसिड या माइनस लैक्टिक एसिड बोलते हैं। इसको नाम बोलेंगे डी लैक्टिक एसिड। ये ओरिजिनल कंपाउंड है, ये इसका मिरर इमेज है। अच्छा मैं उससे बताओ, क्या इसके अंदर जो जो एटम हैं क्या वही एटम इसके अंदर नहीं है? और आपने पढ़ा है सर 2 ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में बराबर हो। सर इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपस में बराबर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसलिए बराबर है कि सर इसमें एक कार्बन है तो यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ COOH है तो यहाँ भी COOH है, यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ OH है तो यहाँ भी OH है, यहाँ नीचे CH3 है तो यहाँ भी नीचे CH3 है। मतलब जो जो एटम इसके अंदर हैं वही एटम इसके अंदर हैं। तो इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट बराबर हो गया। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट बराबर होता है तो मैंने बताया है कि उसको आइसोमर बोलते हैं। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर हैं। ये ओरिजिनल वाला, ये मिरर इमेज वाला, ये आइसोमर है। तो इनैंशियोमर की परिभाषा क्या बताया लुईस पास्चर ने? कहा सर आइसोमर का हुआ पेयर। आइसोमर का मतलब जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर हो। आइसोमर का हुआ पेयर जो एक दूसरे के साथ क्या, एक दूसरे के साथ मिरर इमेज बनाएं। क्या बनाए? एक दूसरे के साथ मिरर इमेज बनाएं, और ये मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। कैसा मिरर इमेज हो बेटा? नॉन सुपर इम्पोजिबल। सर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है? इस कंपाउंड को उठाओ, उठा के लाके इस कंपाउंड पे ले जाके ढको। इस कंपाउंड को उठाओ और लाके ढको। कल्पना करो, उठाओ उठा के लाके इस पर ढको। सर जो ही इसको ढकने का प्रयास करेंगे ना, ऐसे ही सेम ऐसे ही उठाना और उठा के लाके ढकना, तो ये OH सर इधर आएगा, ये OH आएगा इधर, और ये हाइड्रोजन सर आएगी इधर। मतलब कि ये OH H को नहीं ढक पाएगा और ये हाइड्रोजन भी OH को नहीं ढक पाएगा, क्योंकि उठा के लाएंगे तो लाके इस पर जब रखेंगे तो ये OH सर इधर आएगा, ये कंपाउंड इसको ढक नहीं पाएगा।
जब ढक नहीं पाएगा तो इंग्लिश में बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या इंग्लिश में बोलेंगे बेटा? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो आइसोमर का वह पेयर, वह जोड़ा जो एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए। कैसा मिरर इमेज बनाए? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए, तो उसी पेयर को इनेंशियोमर बोलते हैं। तो कोई पूछेगा इनेंशियोमर का डेफिनेशन सर बताइए, तो बोलोगे ऑप्टिकल आइसोमर या आइसोमर का वह पेयर जो एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए। कैसा इमेज बनाए? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए, तो उसी पेयर को इनेंशियोमर बोलते हैं। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को इनेंशियोमेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनेंशियोमेरिज्म। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल समझ में आ गया ना? इस कंपाउंड को उठाओ और उठा के लाके इस पर रखोगे तो ये कंपाउंड हुबहू ऐसे आएगी और ये कंपाउंड इसको ढक नहीं पाएगी। ढक नहीं पा रही है, इस वजह से इसको बोलोगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या नाम बोलेंगे इसको? नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो आइसोमर का हुआ जोड़ा जो एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए, उस जोड़े को, उस पेयर को हम लोग इनेंशियोमर बोलेंगे और इस प्रोसेस को इनेंशियोमेरिज्म बोलते हैं। अब फिर एक बात आती है, सर ये बताइए कि इनेंशियोमर शो करने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन ये है कि वहां पे कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? कायरल कार्बन एटम। और दूसरी कंडीशन ये है कि ये सर हमेशा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजिबल बनाएगा तो वो डिसिमेट्रिक नेचर का होगा। तो दो प्रॉपर्टी है, पहला तो कायरल कार्बन एटम होना चाहिए और दूसरा डिसिमेट्रिक होना चाहिए। इसी कायरल और डिसिमेट्रिक के वजह से हम लोग कहते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि मैंने पीछे वीडियो में पढ़ाया था, वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा जिसमें कायरल कार्बन एटम पाया जाएगा जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा। तो ये कायरल कार्बन एटम भी रखता है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज भी बनाता है। इस कारण से इनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। इनेंशियोमर क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। तो इनेंशियोमर का मतलब वह पेयर, वह जोड़ा जो एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाए, तो उस जोड़े को इनेंशियोमर बोलेंगे और उस प्रोसेस को इनेंशियोमेरिज्म बोलेंगे। इनेंशियोमर शो करने के लिए कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन एटम होना चाहिए और साथ में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए, मतलब डिसिमेट्रिक नेचर होना चाहिए। अब प्रॉपर्टीज की बात होती है। किसकी बात होती है? प्रॉपर्टीज। तो याद रखना, एग्जाम में कोई जरूरी इलेक्ट्रिक एसिड पूछे, एग्जाम में कुछ और भी एग्जाम्पल पूछेगा, और जिस एग्जाम्पल में देखना अगर वो मिरर इमेज हो, पहली कंडीशन मिरर इमेज, दूसरी कंडीशन नॉन सुपर इम्पोजिबल अगर बना रही है तो समझ जाना वो इनेंशियोमर का एग्जाम्पल है। अब इनेंशियोमर होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सर ये दोनों हुबहू सेम स्ट्रक्चर होती हैं, इस कारण से इनेंशियोमर जो भी कंपाउंड होता है, अगर इनेंशियोमर की बात करें तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना इधर। सर इनेंशियोमर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी जो होंगी वो पूरी तरह से आइडेंटिकल होंगी, मतलब सेम होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? आइडेंटिकल होंगी। सर इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ये भी आइडेंटिकल होती है, ये भी सेम होती है, आइडेंटिकल होगी। सर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तो आइडेंटिकल होगी, लेकिन एक अंतर होगा। सर आपने कहा कि ये इसका मिरर इमेज है और दोनों को मिलाकर इनेंशियोमर बोलेंगे। जब दोनों को मिलाकर इनेंशियोमर बोलेंगे तो ये चूंकि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसका मतलब दोनों कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, लेकिन इनकी प्लेन पोलराइज लाइट के प्रति बिहेवियर अलग होगा। अगर ये कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो ये माइनस का मतलब ये कंपाउंड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे। तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल भी हैं, लेकिन एक कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराएगी तो दूसरी कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगी, अर्थात दोनों का रोटेशन एक दूसरे से विपरीत होगा, एक दूसरे से क्या होगा? अपोजिट होगा। तो इसका मतलब है कि इनका रोटेशन क्या होगा बेटा? रोटेशन अलग अलग होगा, और अलग का मतलब मैं लिख देता हूं डिफरेंट होगा। अब इनका रोटेशन अलग अलग मतलब डिफरेंट होगा, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल, केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल,
और यहाँ पे रोटेशन इनका क्या होगा बेटा, डिफरेंट अलग अलग रोटेशन पाया जाएगा। अब बात होती है कि सर ये बताइए कि इनका रोटेशन जब अलग अलग होगा और आपने क्या लिखा है कि और इसके अलावा, कहेंगे बेटा इनकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। अब बायोलॉजिकली डिफरेंट होने का क्या मतलब है सर, जैसे मान लो बेटा एक कंपाउंड है डी ग्लूकोज और इसका मिरर इमेज बनाओगे तो यहां बनेगा एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज जो होता है इसका मिरर इमेज एल ग्लूकोज है, दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, तो कहेंगे सर आइसोमर का वह पेयर जो एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इम्पोज में मिरर इमेज बनाए, तो इस पेयर को भी हम लोग इनैंसियोमर बोलेंगे। ये पेयर भी इनैंसियोमर का एग्जाम्पल है। लेकिन इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी तो आइडेंटिकल होती है, लाइट के प्रति बिहेवियर भी डिफरेंट होता है, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन सर अगर डी ग्लूकोज को हम लोग फ्रूट के माध्यम से, फलों के माध्यम से या हनी के माध्यम से अपनी बॉडी में लें, अपने डाइट में शामिल करके हम लोग डी ग्लूकोज अंदर लेते हैं, तो डी ग्लूकोज के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के अलावा एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन एल ग्लूकोज को जब लेंगे तो एल ग्लूकोज के लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर नहीं रिलीज होती है, ना तो एनर्जी रिलीज होती है। और जब एल ग्लूकोज लेते हो तो सेम बॉडी में जाने के बाद फिर यूरिन के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो एल ग्लूकोज लिया तुमने डाइट में और बॉडी को एनर्जी उससे नहीं मिली, वो पेशाब के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से क्या हो गई, बाहर हो गई। लेकिन अगर तुमने डी ग्लूकोज लिया है तो तुम्हारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में वो तोड़ के एनर्जी भी रिलीज करेगा, तो वहां से एनर्जी निकल रही है। लेकिन एल ग्लूकोज से कोई फायदा नहीं। तो बायोलॉजिकली दोनों रूप से अलग हो गई, दोनों अलग अलग डिफरेंट हो गई। कौन डिफरेंट होगा सर, डी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। इसी से मैंने लिखाया है कि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होगी, रोटेशन डिफरेंट होगा, एक क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। और बायोलॉजिकली अगर बात करें तो ये प्रॉपर्टी बायोलॉजिकली क्या होंगी बेटा, डिफरेंट होंगे। अब इसके आगे सर इसके ये बताइए जरा मुझे, ये लैक्टिक एसिड के अलावा कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या? का बिल्कुल ले सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लो, क्या सर ले सकते हैं बताइएगा जरा। ये COOH यहां पर ले लो, ये COOH, यहां पे H ले लेना, ये OH ले लेना, ये OH ये H। इस कंपाउंड में एक कायरल कार्बन ये है, एक कायरल ये है। इस कंपाउंड का नाम अगर बात करें तो इस कंपाउंड का नाम टार्ट्रिक एसिड है। टार्ट्रिक एसिड में इसका भी रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो इसको भी बोलोगे डी टार्ट्रिक एसिड या प्लस टार्ट्रिक एसिड, या तो डी टार्ट्रिक एसिड बोलो या तो प्लस टार्ट्रिक एसिड बोल दो। इसके सामने मिरर लगा देना, शीशा। जब मिरर लगाओगे तो इसका इमेज बनेगा, बना लो इमेज जरा। COOH यहाँ पर नीचे COOH देखते रहना ध्यान से, COOH यहाँ पर ये OH H, यहाँ पर ये H ये OH। इस कंपाउंड का ये मिरर इमेज है। यहाँ पे रोटेशन उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसको एल टार्ट्रिक एसिड बोलेंगे। अगर तुम चाहो तो एल टार्ट्रिक एसिड को आप निगेटिव टार्ट्रिक एसिड भी बोल सकते हो, जो बोलना चाहो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो प्लस टार्ट्रिक एसिड बोलो, या तो इसी को बोल सकते हो डी टार्ट्रिक एसिड, और इसको बोल सकते हो एल टार्ट्रिक एसिड। सर डी टार्ट्रिक एसिड, एल टार्ट्रिक एसिड में देखें कायरल कार्बन एटम मौजूद है। अगर ये इसका मिरर इमेज है, सर OH का सामने OH दिख रहा है, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन दिख रहा है, ये इसका मिरर इमेज है। अब मिरर इमेज इम्पोजिबल है कि नॉन इम्पोजिबल है ये चेक करो। इसको उठाओ और उठा के लाके इस कंपाउंड पे ढको। मैं उठा रहा हूं, देखना, ये उठा के लाके इस पे ढको। सर ढकोगे तो ये OH इधर आएगी, ये OH H को नहीं ढक पाएगा, ये H इधर आएगी, H OH को भी नहीं ढक पाएगा। और जब नहीं ढकेगा तो इंग्लिश में बोलोगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने मिरर इमेज के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इस कारण से इस पेयर को भी इनैंसियोमर बोलोगे, क्योंकि इनैंसियोमर का मतलब अपने मिरर इमेज के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल हो। तो आइसोमर का हुआ पेयर जो एक दूसरे के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, तो उस पेयर को हम लोग इनैंसियोमर बोलते हैं। और मैंने बता दिया है कि इनैंसियोमर के अंदर कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होना चाहिए, मतलब डिसिमेट्रिक नेचर का होना चाहिए।
प्रॉपर्टीज में मैंने बताया कि बेटा प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टी आइडेंटिकल होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है यार? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जानते हो ना, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी प्रॉपर्टी इसकी आइडेंटिकल हो। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो प्रोडक्ट बने वो भी आइडेंटिकल हो। रोटेशन डिफरेंट का मतलब जब इस कंपाउंड को प्लेन पोलराइज लाइट के पास ले जाओ तो ये कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कराएगी, जबकि दूसरा कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगी। तो लाइट के प्रति बिहेवियर अलग अलग होगा, उसको लिखा है रोटेशन डिफरेंट। बायोलॉजिकल डिफरेंट का मतलब अभी एग्जांपल बताया था, दोनों का बायोलॉजिकली अलग अलग फॉर्म हो, बायोलॉजिकली अलग अलग फंक्शन हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे बायोलॉजिकली डिफरेंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर ये बताइए, जब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा। अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर इसका मान लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट है तो इसका भी 50 होगा का? बिल्कुल होगा। सर अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा तो हम लोग इसको सेपरेट अलग कैसे करेंगे? क्योंकि हम लोग जब प्यूरिफिकेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने डिस्टिलेशन के माध्यम से जो हम लोग ने सेपरेशन पढ़ा था, वहां पे फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होनी चाहिए। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब सेम हो जाएगी तो इनको हम दोनों को अलग नहीं कर पाएंगे, और अलग नहीं कर पाएंगे तो बताओगे सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के माध्यम से, निर्वात आसवन के माध्यम से इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से हम इन दोनों को अलग अलग एक दूसरे से जुदा नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर या आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, enantiomer कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी कॉमन मेथड। किसी कॉमन मेथड के द्वारा इन दोनों को अलग या सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? आइडेंटिकल है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कहता ठीक है सर इतनी बात तो आपने बता दिया कि enantiomer होता क्या है, enantiomer की कंडीशन क्या है, enantiomer की प्रॉपर्टीज क्या है, लेकिन आपने ये बताया था कि enantiomer में कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। क्या कायरल कार्बन एटम को बिना रखे कोई कंपाउंड enantiomer नहीं शो करता? क्या बेटा दो एक्सेप्शनल एग्जाम्पल हैं जो ऐसे भी हैं कि जिसके अंदर कायरल कार्बन एटम नहीं होता फिर भी वो enantiomer को शो करते हैं। कौन कौन से कंपाउंड हैं? सर यहां पर मैं लिख रहा हूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। जब किसी कंपाउंड में दो डबल बॉन्ड हो तो उसको डाइईन बोलते हैं। इसी डाइईन में अगर दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे से लगातार पाए जाएं तो उसको हम लोग प्यार से एलीन के नाम से जानते हैं। जब दो डबल बॉन्ड हो और दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे से लगातार पाए जाएं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में हो, तो उसको हम लोग एलीन बोलते हैं। यहां पर मान लो ये हाइड्रोजन है, ये CH3 है सपोज करो, और मान लो कि यहां पर भी ये हाइड्रोजन है और ये मान लो CH3 है। यहां पर देखो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 5 कार्बन की चेन है। 5 कार्बन की चेन है तो इसको पेंटा बोलोगे। ये एक दो, एक डबल बॉन्ड दूसरे पे है, एक डबल बॉन्ड तीसरे पे है, तो इसको बोलोगे पेंटा 2,3 डाइईन। अब पेंटा 2,3 डाइईन एक IPSC नाम है, लेकिन कॉमन नेम इसको एलीन बोलते हैं। अब एलीन के सामने मान लो मैंने मिरर लगा दिया, शीशा लगा दिया, तो मिरर लगाएंगे तो इसका इमेज बनेगा। सर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन सामने दिखाइए आप, ये CH3 है तो सामने आप CH3 को भी दिखा दीजिए, इस कार्बन के डबल बॉन्ड कार्बन दिखा दीजिए, यहाँ पर भी इस डबल बॉन्ड कार्बन दिखा दीजिए, और इस कार्बन से इधर सर CH3 दिखा दीजिए, इधर हाइड्रोजन दिखा दीजिए। सेम कंपाउंड ये भी होगा, ये मिरर इमेज है। जरा सोचो क्या इस कंपाउंड एलीन में या पेंटा 2,3 डाइईन में, ध्यान से देखना और बताना, क्या इस कंपाउंड में ये कार्बन कायरल है क्या? नहीं सर कायरल नहीं है, क्योंकि कायरल होने के लिए कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड बनने चाहिए। यहां पर तो 1 2 3 सिग्मा, डबल बॉन्ड में सिर्फ एक ही सिग्मा होता है, दूसरा वाला तो पाई होता है। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड से अटैच है तो ये कायरल नहीं होगा। ये भी सर कायरल नहीं होगा क्योंकि यहाँ भी पाई है, इधर भी पाई है। ये भी कायरल नहीं होगा क्योंकि इधर पाई है।
ये वाला सर भी कायरल नहीं है, क्योंकि इससे 3 हाइड्रोजन 3 सिग्मा से तो अटैच होंगे, लेकिन सब सेम हो गए। कंडीशन ये थी कि कायरल कार्बन के लिए कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड तो जुड़े, लेकिन चारों सिग्मा बॉन्ड से अलग अलग ग्रुप जुड़े, तो ये सेम है, इसलिए कायरल इसमें नहीं है। लेकिन इस कंपाउंड का जब ये मिरर इमेज बना, तो इस मिरर इमेज को, इस कंपाउंड को उठाओ और ला के इस पर ढको, और मुझे बताओ ये कंपाउंड उठा के लाकर इस पर ढकोगे तो क्या ये नॉन सुपर इम्पोजिबल नहीं होगा? क्या ये कंपाउंड इसको ढक लेगा? सर उठा के लाइए और ला के जब ढकेंगे तो हाइड्रोजन इधर आएगा, इसका मतलब ये कंपाउंड इसको ढक नहीं पाएगा, और नहीं ढक पाएगा तो इंग्लिश में बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। मतलब ये सर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा तो डिसिमेट्रिक होगा। इसका मतलब इस एलिन के अंदर कायरल कार्बन तो नहीं है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है, और इसी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाने की वजह से ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ये भी कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। क्वेश्चन पूछेगा, बताओ एलिन या पेंटा 2,3 डाइइन एनेंशियोमर को शो करता है कि नहीं? बोलोगे यस सर। पूछेगा ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है? बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव है। क्वेश्चन पूछेगा ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? पूछेगा ये कि ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? तो बताओगे ऑप्टिकली एक्टिव हैं ड्यू टू, किसके वजह से? ड्यू टू डिसिमेट्रिक नेचर, या उसी को लिख सकते हो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के वजह से सर ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है ना बेटा? अब ये टॉपिक खत्म हो गया, ये समझ में आ गया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है, और उस एग्जाम्पल के अंदर भी कायरल कार्बन एटम नहीं होता, लेकिन फिर से वही कहानी, उसके अंदर भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है। अब मैं उस कंपाउंड को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, उस एग्जाम्पल को भी आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखें और समझें इस एग्जाम्पल को। COOH, यहाँ पर लगाया मैंने NO2, यहाँ लगाया मैंने NO2, यहाँ पर लगाया मैंने COOH, इसके सामने मिरर लग दिया। और आपको तो मालूम है ना, रिंग में डबल बॉन्ड है, और रिंग में डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब पाई बॉन्ड होगा, और पाई बॉन्ड होगा तो कायरल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कायरल कार्बन के लिए कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड बनने चाहिए। यहाँ तो पाई बॉन्ड है, इसका मतलब इसमें कोई भी कार्बन ऐसा नहीं है कि जहाँ पाई बॉन्ड ना हो, और पाई बॉन्ड अगर सब जगह है तो इसका मतलब इसमें कायरल कार्बन एटम नहीं है। इस कंपाउंड का मिरर इमेज बनाइए। अगर इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो आप देखिए मिरर इमेज क्या बनेगा। सर ये रिंग है तो ये रिंग दिखेगा, इस रिंग से इधर NO2 लगा है तो यहाँ NO2 दिखा दीजिए, यहाँ से COOH लगा है तो इस COOH दिखा दीजिए। फिर एक रिंग बनाइए आप, और इस रिंग से सर इस वाले से COOH लगा है तो दिखा दीजिए COOH, और यहाँ से ये NO2 लगा है। अब ये ओरिजिनल कंपाउंड है। इस कंपाउंड का अगर नाम बोलो तो इसका नाम होगा 6,6 डाइनाइट्रो डाइफेनिक एसिड। अब नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम में कुछ नहीं रखा है, बस ये तुम बताओ कि इस कंपाउंड में जब कायरल नहीं है, लेकिन इस कंपाउंड को मैं लाके इस पर ढकूं तो क्या ये कंपाउंड इसको ढक लेगा? तो आपका जवाब होगा सर इस कंपाउंड को लाके जब इस पे ढकेंगे तो ये कंपाउंड नहीं ढक पाएगा, क्योंकि उठाइए और उठा के लाकर इस पर ढकिए तो ये NO2 इधर आएगा। इसका मतलब ये कंपाउंड भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाता है। सर ये भी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा, लेकिन कायरल नहीं रखता है, कायरल कार्बन एटम नहीं है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहा है। इस वजह से ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ऑप्टिकली एक्टिव, अगर फिर से वही बात कोई पूछेगा क्या है तो बताओगे ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव पूछेगा क्यों है तो वही बात बताओगे ड्यू टू नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के वजह से है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ये हो गया बेटा, है ना। अब यहाँ पे इस कंपाउंड में 2 एग्जाम्पल आपको एक्सेप्शन पढ़ाया है, एक एलिन का एग्जाम्पल और ये 6,6 डाइनाइट्रो डाइफेनिक एसिड का। दोनों में कायरल कार्बन एटम नहीं है, लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो एनेंशियोमर के बारे में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डायस्टेरियोमर के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे एनेंशियोमर डायस्टेरियोमर में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, उसके बारे में।
बहुत इजी है ये टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से, है ना। तो इस टॉपिक को पूरा कई बार देके क्लियर कर लीजिएगा। आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।